Hello friends, welcome back to our channel Weekend Class, and today we will be talking about the Great Economic Depression. It had a very vital role in the rise of Hitler as the Chancellor of Germany. So first of all, let's talk about the Great Economic Depression. What was it? इससे ही हम लोग समझते हैं कि जो अर्थव्यवस्था थी ये 24 से लेकर के 28 तक के सालों के बीच में वो एक गिरावट का उसमें रुका है, और ये जो गिरावट था ये वैश्विक गिरावट थी. मीन्स वर्ल्ड वाइड द इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज शोइंग इट्स इम्पैक्ट. क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहीं थी ही नहीं, हर जगह इनस्टेबिलिटी थी. इनस्टेबिलिटी क्यों थी? क्योंकि हर जगह वॉर चल रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिनकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी. जर्मनी में 1924 के बाद आफ्टर 1924 थोड़े आसार दिखाई दिए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन ये एक रेत के मकान की तरह था. जो बाहर से तो दिखता था कि मकान है, बट अंदर जो है इसके अंदर स्टेबिलिटी थी नहीं. तो जब इसका बेस ही नहीं होगा, बिना बेस की स्टेबिलिटी कब तक रुकेगी? तो ये जो स्टेबिलिटी थी ये ध्वस्त हो गई. इसका वजह क्या थी? लेट अस लुक इनटू द रीजंस. द रीजन वाज जर्मनी वाज डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम यूएस. जब आप किसी से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो होता है दैट इज वेरी हाई. तो जर्मनी जो है की जो इकोनॉमी थी, जो रिकवर कर रही थी, दैट वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स. अब यूएसए में खुद जो है जो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा. वहां का जो मेन स्टॉक एक्सचेंज था, वॉल स्टेट एक्सचेंज, ये जैसे यहाँ पे बॉम्बे में आपका बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसी तरीके से ये वर्ल्ड का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज था. ये न्यूयॉर्क में है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. इट क्रैश्ड इन 1929. जब क्रैश्ड कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर जो है वो बेचने लगते हैं कौड़ियों के भाव. एक तारीख जो है थी 24 अक्टूबर 1929. सिर्फ सोचिए, इसी एक दिन में 1,30,00,000 शेयर बेचे गए. तो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ पैनिक जो कि क्रिएट हो गया था लोगों के बीच में. अब ये जो है घटना, इसी ने ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात की, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, दिस वाज द इंसिडेंट विच ट्रिगर्ड दिस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. अब इन अगले के 3 सालों में, मतलब 1929 से लेकर 1932 तक, जो यूएसए की, मतलब अमेरिका की जीडीपी श्रंक बाई 50%. जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 में हमारी जो जीडीपी है दैट हैज श्रंक बाई 30%. तो इसी तरीके से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में इन 3 सालों में जो यूएस की जीडीपी थी ये 50% श्रिंक हो गई. नतीजा, फैक्ट्रीज बंद हो गई. जो एक्सपोर्ट्स थे, जब सामान बन नहीं रहे थे तो एक्सपोर्ट्स भी उसी हिसाब से डिक्रीज हो गए. फसलों पे किसानों को फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए देवर पैडली हिट. और पहले जो लोग शेयर का दाम बढ़ने और उस हिसाब से अपने आप को शेयर होल्ड करते थे, अब वो आने पाने दाम में शेयर को बेचना शुरू कर दिया. सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस जर्मन इकोनॉमी वाज बैडली अफेक्टेड. अब जो इसका 1932 में प्रोडक्शन था दैट वाज 40% लेस इन 1929. 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% लेस हुआ. तो इसकी वजह से क्या हुआ? जर्मनी में जो वर्कर्स थे उनकी जॉब चली गई. जैसे कि अभी कोरोना में इंडिया में यही चीज़ हो रहा है. कई कंपनियों ने जिन्होंने वर्कर्स को हटाया नहीं, उनकी वेजेस को रिड्यूस कर दिया. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई. उस वक्त के हिसाब से आप सोचिए कि 60 लाख लोग जो है अनएम्प्लॉयड थे जर्मनी जैसे देश में. 60 लाख पीपल, 6 मिलियन पीपल. अब जब लोगों के पास कुछ करने को नहीं रहेगा तो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? हाउ विल दे रेज देयर फैमिलीज? क्योंकि खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस लेड टू राइज इन क्राइम. क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई. और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, दिस क्रिएटेड एंग्जाइटी. लोगों के मन में एक डर और भय जो है फैल गया.
मिडिल क्लास देखिए, जब भी होता है तो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा हिट होता है किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा हिट हुआ। यही टैक्स पेइंग क्लास था, लेकिन इसको कोई सुरक्षा नहीं थी। इनकी सारी जो सेविंग्स थी ये ख़त्म होने लगी। कारण जो जर्मनी का जो करेंसी थी मार्क, उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म होने लगी। जैसे आज की डेट में आप देखिए रुपए की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती जा रही है डॉलर के मुकाबले। तो उसी तरीके से जर्मन रुपए की भी जो वैल्यू थी, मार्क जो था, उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरने लगी। तो इट्स करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन होने लगा। अब इसके बाद जो छोटे बिजनेसमैन थे, छोटे व्यापारी, सेल्फ एम्प्लॉय पीपल, ये सभी लोग जो हैं सफ़र करने लगे। इसके अलावा जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, मतलब जो फार्मर्स थे, सभी लोग सफ़र करने लगे, क्योंकि इन सबका जो छोटा छोटा व्यापार था दैट गॉट रुइन, मतलब इनके जो व्यापार थे वो खत्म हो गए। दिस लेड टू फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन। फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेसमैन थे वो ये सोचने लगे कि कहीं हम जो वर्कर क्लास के श्रेणी में हम शामिल ना हो जाएं, क्योंकि दे वर बिजनेसमैन, उनके अंडर में वो एम्प्लॉयड थे, वर्कर्स। अब इन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं हम ही उस जो कैटेगरी में शामिल ना हो जाएं, और ये भी डर था कि कहीं हम उस कैटेगरी से भी नीचे ना चले जाएं। अब इस उस वक्त सुरक्षित कौन था? जैसे आज के इस कोविड के दौर में भी सरकारी नौकर जो है वो सुरक्षित थे, तो उसी तरीके से उस वक्त जो ऑर्गेनाइज स्केल में जो काम करते थे वर्कर, वो उनकी नौकरियां जो हैं सुरक्षित थी। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल था इतना हाई था, उनकी बार्गेनिंग पावर को उसने घटा दिया। जैसे आपके पास जब वस्तुएं अधिक रहती हैं, व्हेन यू हैव एनफ गुड्स टू परचेज, यू कैन बार्गेन, तो योर बार्गेनिंग पावर इज मच। लेकिन अगर आपके पास गुड्स नहीं है तो जो आदमी जिस दाम पे चाहेगा, आपको उसी दाम पे उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा, बिकॉज इवन ही हैज़ नॉट गॉट अ चॉइस। आपके पास भी चॉइस नहीं है, जब उसके पास चॉइस नहीं है तो आपके पास भी नहीं है। तो सभी को ये मल्टीपली अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो बिग बिजनेसमैन थे वो भी क्राइसिस में थे। पिजेंट्री हिट सो बैडली, मतलब जो एग्रेरियन या फार्मर्स थे इतना ज़्यादा उनसे वर्स्ट अफेक्टेड हुए, 2 वक्त की जो रोटी थी वो भी नसीब नहीं होने लगी। मतलब एक स्क्वायर मील अगर भोजन न किसी को प्राप्त हो सके और अपनी फैमिली को न खिला सकें, तो आप सोचिए कि जो क्राइसिस थी वो किस लेवल की रही होगी। अब जो पॉलिटिकल कंडीशंस उस वक्त थे, जो जर्मन रिपब्लिक या वेमार रिपब्लिक, क्योंकि वेमार रिपब्लिक हम लोग क्यों कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी was constituted in the city of Weimar, so it was also called Weimar Republic. तो यहाँ पे भी एक अफरा तफरी का माहौल था, टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर। अब इसका कारण क्या था कि जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इट हैड सेवरल लूप होल्स, इसमें बहुत कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ा ये था कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है, ये एक ऐसा क्लॉज था जिसने एक पार्टी के मेजॉरिटी में आने की संभावना को बिल्कुल छीन कर दिया था। जैसे इंडिया में है कि आप वोट्स पे बहुत ज़्यादा नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि आपको 50% से ज़्यादा वोट पाने हैं। तो इंडिया में भी कोई 50% से ज़्यादा वोट नहीं पाता है, लेकिन सीट्स जो होती हैं वो पा जाते हैं लोग, बिकॉज कई पार्टीज इकट्ठी होती हैं तो उनके बीच में वोट शेयर हो जाता है। यहाँ पे क्या था कि ये चीज़ नहीं, पार्टीज भी कई हैं और जो पार्टी जीतनी है उसे 50% वोट्स भी पानी है, तो दिस लेड टू केओस। तो एक पार्टी के लिए मेजॉरिटी हासिल करना करीब करीब असंभव हो गया। तो इसकी वजह से कोalition रूल आया, आपने देखा भी है इंडिया में भी, और हर जगह कोalition जो है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। इसके अलावा
प्रेसिडेंट को आर्टिकल 48 के तहत इमरजेंसी अधिकार दे दिए गए थे इस वेमार रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब इस आर्टिकल 48 में क्या था? द प्रेसिडेंट कुड इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल। मतलब वो जब चाहे इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता था पूरे देश पे, वो जब चाहे लोगों के जो राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर सकता था, और अपनी तरफ से ऑर्डिनेंस या आदेश, जैसा कि आपको बताया है कि पॉलिटिकल ऑर्डर्स जो है वो निकाल करके अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला सकता था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आर्टिकल 48 कुछ ही सालों में जर्मनी में 27 गवर्नमेंट जो हैं वो बनी। 27 गवर्नमेंट्स। अब दिस इज रेडिकुलस कि कुछ लगातार 27 गवर्नमेंट जो है बनी, और उनका जो एवरेज ड्यूरेशन था वो 239 डेज था। मतलब आप सोचिए कि एक साल भी कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही है, 239 डेज पे गवर्नमेंट बदल जाती थी, और इस तरीके से 27 गवर्नमेंट्स बनी। कारण वही जो मैंने बताया था, प्रेसिडेंट जो है जब उसको नहीं लगता था तो गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देता था एंड प्रोक्लेम्ड एज इमरजेंसी। तो रैम्पेंट यूज ऑफ आर्टिकल 48। तो इस वजह से लोगों का जो विश्वास है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से उठ गया, और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से विश्वास उठने वाली जो बात थी, इसने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट की, और लोगों को यह एहसास हुआ कि इससे कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। और यही जो कंडीशंस थे हिटलर की राइज में बहुत मददगार साबित हुए आगे। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल।